प्रोफाइल ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है कि स्पेन ने वीज़ा रिफ्यूज़ किया, फिर स्पेन ने वीज़ा दिया। हर बंदे की प्रोफाइल अलग होती है, हर बंदे का ट्रैवल प्लान है, वो सेल्फ बिजनेस है इनका। ये चाइना गए 2016 में, ये वापस आ गए 2017 में, ये अगेन चाइना गए। ये दो दोस्त थे, ये दो फ्रेंड्स की मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। तो स्पेन का वीज़ा इनका रिफ्यूज़ हो गया। दुबई से हम लोग जाएंगे बार्सिलोना में कि जी हम लोग 7 डेज़ के बाद वहाँ से फ्लाई करेंगे, आएंगे टर्की। उनकी जो टैक्स रिटर्न थी वो प्रॉपर नहीं थी। भी सेल्फ बिजनेस बंदा है, वो अगर टर्की का वीज़ा अप्लाई करता है, उसकी जितनी स्ट्रॉन्ग टैक्स रिटर्न्स होगी उतना स्ट्रॉन्ग उसको वीज़ा मिलेगा। लेकिन वीज़ा लेना उस वक्त तक मुश्किल है जब तक आपको अपने प्रॉपर ट्रैवल प्लान की समझ नहीं आती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक नई सक्सेस स्टोरी, एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग भी चैनल पे नए हैं काइंडली वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सर बेल का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो सबसे पहले आपके पास आए। अब चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि स्पेन ने वीज़ा रिफ्यूज़ किया, फिर स्पेन ने वीज़ा दिया। तो ये एक स्टोरी है, कंप्लीट स्टोरी है। सबसे पहले तो मैं इसकी प्रोफाइल बताता हूँ, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जितने भी लोग आप देखते हैं कि अपने सर्कल में अप्लाई करते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, तो काइंडली वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाया करें ताकि किसी को इससे फ़ायदा मिल जाएगा, किसी का बेनिफिट हो जाएगा। और अगर किसी बंदे को इससे सीखने को मिलता है तो सबसे बेस्ट ये होता है कि वो बंदा अपनी प्रोफाइल को या अपनी प्लानिंग को या अपने ट्रैवल प्लान को इसके अकॉर्डिंग सेट कर सकता है। हर बंदे की प्रोफाइल अलग होती है, हर बंदे का ट्रैवल प्लान अलग होता है, लेकिन एक जो सक्सेस स्टोरी होती है वो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए दे के चली जाती है और आप लोगों को बहुत कुछ बता देती है सीखने के लिए। तो प्रोफाइल ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और दूसरे नंबर पे इनके पास जो ये जो इनका अपना काम है वो सेल्फ बिजनेस है। इनका खुद से ये बिजनेस करते हैं। चैम्बर्स के ये रजिस्टर्ड मेंबर हैं। इनका FVR टैक्स रिटर्न्स, NTR टैक्स रिटर्न्स और सब कुछ कंप्लीट है। ट्रैवल हिस्ट्री इनकी शुरू होती है 2016 से। 2016 में चूंकि ये बिजनेस करते थे तो इन्होंने सेल्फ बिजनेस करते थे, तो इन्होंने 2016 में अपना वीज़ा सबसे पहला लगवाया चाइना का। ये चाइना गए 2016 में, ये वापस आ गए 2017 में, ये अगेन चाइना गए, फिर ये वापस आ गए। फिर 2018 में इन्होंने कोई ट्रैवलिंग नहीं की, 19 में कोई ट्रैवलिंग नहीं की। 2020 में कोविड का जब टाइम था उस टाइम पे इन्होंने टर्की का वीज़ा अप्लाई किया और इनको टर्की का वीज़ा मिल भी गया। अब 2020 में इन्होंने टर्की ट्रैवल किया, और जब 2020 में इन्होंने टर्की ट्रैवल किया तो फिर 2020 के बाद 2021 में ये 2020 में ये वापस आ गए। 2021 में इन्होंने अगेन टर्की का वीज़ा अप्लाई किया एज इट इज़, जैसे इन्होंने चाइना का पहले अप्लाई किया 16 में, 17 में इनको वीज़े मिल गए। दोबारा इन्होंने 2021 में टर्की का वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका 2021 में टर्की का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब इन्होंने प्लान ये सेट किया हुआ था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका जो ट्रैवल प्लान था, और ये दो दोस्त थे, ये दो फ्रेंड्स की मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, दोनों की, और दोनों की सेम प्रोफाइल है, और दोनों ने एग्जैक्टली मतलब इकट्ठे ही बिजनेस करते हैं। एक ही उनका वो सेटअप है, एक ही जगह पे वो उनका सारा सीन है, और सेल्फ बिजनेस करते हैं। बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट है दोनों की, बट सेम कैटेगरी के दोनों की प्रोफाइल है। तो जब इन्होंने दोबारा से 2021 में वीज़ा अप्लाई किया टर्की के लिए, तो इनका ये माइंड था कि हम इसके साथ ना स्पेन का वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो स्पेन का वीज़ा इनका रिफ्यूज़ हो गया। टर्की का वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हुआ, फिर इनका स्पेन का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। जब 2021 में इनका स्पेन का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो इसके बाद इन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि ये 2022 में इन्होंने अप्लाई किया थाईलैंड और मलेशिया के लिए। ये थाईलैंड और मलेशिया गए, तो फिर थाईलैंड और मलेशिया से वापस आके इन्होंने अगेन वीज़ा अप्लाई किया जापान का। तो ये जापान का इन्होंने जब वीज़ा लिया, तो जब जापान का इन्होंने वीज़ा लिया तो जापान के वीज़े से ये ट्रिप करके वापस आए, तो फिर इन्होंने जाके अप्लाई किया अगेन टर्की के लिए। इनका टर्की का फिर वीज़ा स्टैंप हो गया। फिर जब इनका टर्की का वीज़ा स्टैंप हुआ तो ये बात है 2022 के नवंबर की। 2022 के दिसंबर में इन्होंने केस अप्लाई किया अपना स्पेन के लिए। जब इन्होंने अपना स्पेन के लिए केस अप्लाई किया तो इन्होंने अपना जो ट्रैवल प्लान था वो इन्होंने ये ट्रैवल प्लान दिया हुआ था कि हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे बार्सिलोना में, और बार्सिलोना से भी पहले इन्होंने जो अपना एक स्टे रखा हुआ था वो था UAE का, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट इनको कोई नहीं मिल रही थी। तो इन्होंने अपना जो फ्लाइट और ट्रैवल प्लान दिया हुआ था वो इन्होंने दिया हुआ था कि जी हम UAE में आएंगे, UAE से ये वाली फ़्लाइट को लेंगे दुबई से, और दुबई से हम जाएंगे बार्सिलोना में। और दुबई में इन्होंने अपना वीज़ा भी अटैच किया हुआ था, मल्टीपल एंट्री वाला, और इन्होंने ये भी बताया था कि हम 3 दिन वहाँ पर दुबई में रहेंगे भी। और उसके बाद हमारा जो ट्रैवल प्लान है ना वो दुबई से हम लोग जाएंगे बार्सिलोना में। बार्सिलोना में इन्होंने बताया हुआ था कि हम लोग जो है ना वो 3 से 4 दिन रहेंगे, फिर एक दूसरे सिटी में 3-4 दिन रहेंगे। टोटल इनका 7 डेज़ का प्लान था।
फिर 7 डेज़ के प्लान के बाद इन्होंने कहा कि जी हम लोग 7 डेज़ के बाद वहाँ से फ्लाई करेंगे, आएंगे टर्की में। टर्की में हम अगेन टाइम जो है ना वो स्पेंड करेंगे अपना 4 to 5 डेज़, 4 नाइट्स 5 डेज़, ये इन्होंने जो दिया हुआ था प्लान। फिर इन्होंने ये कहा कि हम लोग जब टर्की से वापस आएंगे तो वापस डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आएंगे, वापस हम आएंगे अगेन दुबई, क्योंकि जो फ़्लाइट लेके जा रहे थे वो सेम फ़्लाइट थी, तो वो फ़्लाइट टर्की से वापस दुबई में आती है। जिस फ़्लाइट से ये जा रहे थे दुबई से बार्सिलोना के लिए, एग्जैक्टली वही फ़्लाइट दोबारा वापस टर्की से दुबई में फ़्लाई करती है। तो इनके पास जो दुबई की एंट्रीज थी वो मल्टीपल एंट्रीज थी, तो ये अगेन दुबई में आए। दुबई में अगेन इन्होंने 24 आवर्स का जो है ना वो अपना एक ट्रांजिट रखा हुआ था। उसके बाद इन्होंने प्लान दिया कि हम वापस आएंगे। अब मैं आपको कोई 3 से 4 इसके की पॉइंट्स बताता हूँ। वीज़ा उनका स्टैंप हो गया, उनको वीज़ा मिल गया, टर्की का भी वीज़ा मिल गया, स्पेन का भी मिल गया। पहले टर्की भी रिफ्यूज़ किया हुआ था, स्पेन ने भी रिफ्यूज़ किया था, लेकिन टर्की के रिफ्यूज़ल से पहले टर्की ने वीज़ा उनको दिया भी है। 2020 में पीक टाइम पे, कोविड का जब पीक टाइम था, बिल्कुल लोगों के वीज़ा स्टैंप नहीं हो रहे थे, उस टाइम पे टर्की ने उनको वीज़ा भी दिया है। लेकिन उसके बाद टर्की के वीज़े की रिजेक्ट, एक 2021 में जब उन्होंने अप्लाई किया, टर्की का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो फिर उन्होंने स्पेन का अप्लाई किया, स्पेन का भी रिफ्यूज़ हो गया। अब मैं आपको इस केस के 4 पॉइंट बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अगर एक कंट्री आपको वीज़ा देता है, आप ये सोचते हैं कि दूसरी दफ़ा भी वो आपको वीज़ा देता है। एग्जैक्टली अगर आपको एक दफ़ा किसी शेंजन स्टेट ने वीज़ा दिया, दूसरी दफ़ा अप्लाई करेंगे, दूसरी दफ़ा भी वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि जिस तरह आपने पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की थी, दोबारा भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन वैसी ही होनी चाहिए। सर होता पता है क्या है, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी जो उस टाइम पे बैंक स्टेटमेंट थी वो तो कम थी, इस दफ़ा हमने ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट करके लगाई है। उनको कोई कंसर्न नहीं है आपकी बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा लगाने से, उनको सिर्फ एक ही चीज़ से कंसर्न होता है कि वो जो लगाई है वो कितनी वैलिड है। दूसरा पॉइंट इस केस में क्या था कि अगर आपके ट्रैवल प्लान में कहीं पे आपने वीज़ा अप्लाई किया, जैसे उन्होंने टर्की का अप्लाई किया, टर्की ने रिजेक्ट कर दिया। उनका प्लान क्या था कि हमने स्पेन में जाना है, तो उन्होंने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया, स्पेन ने भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दोबारा जब उन्होंने दोबारा स्पेन का प्लान किया तो दोबारा वो टर्की से फिर शुरू किया, फिर टर्की का वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा लेने के बाद स्पेन के साथ गए, ठीक है। लेकिन उससे पहले ऑलरेडी वो 2 कंट्रीज़ को ट्रिप कर चुके थे, इनफैक्ट 3 कंट्रीज़ को, और उन तीनों कंट्रीज़ में से जापान एक बड़ा कंट्री है। तो जब बड़े कंट्री को भी आप साथ टच करते हो, किसी बड़े कंट्री को भी आप विजिट करते हो, तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट जाता है वीज़ा ऑफिसर पे। ये पहले भी मैंने बात आपको बताई हुई है। तीसरा पॉइंट ये था कि जब उन्होंने ये गो थ्रू किया कि हमारा टर्की का वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ, चलें स्पेन की तो उनको समझ आ रही थी कि फर्स्ट टाइम शायद शेंजन पे, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी टर्की की, टर्की का वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ। जब उन्होंने 2 से 3 डिफरेंट कंसल्टेंट से कंसल्ट किया तो उनको पॉइंट नज़र आ गया कि उनकी जो टैक्स रिटर्न थी वो प्रॉपर नहीं थी, और उनको ये भी पॉइंट समझ आ गया कि जो सेल्फ बिजनेस पर्सन होते हैं, जो भी सेल्फ बिजनेस बंदा है, वो अगर टर्की का वीज़ा अप्लाई करता है, उसकी जितनी स्ट्रॉन्ग टैक्स रिटर्न्स होंगी उतना स्ट्रॉन्ग उसको वीज़ा मिलेगा और उतनी जल्दी वीज़ा मिलेगा। और लास्ट पे जो एक आखिरी पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने जो अपना प्लान सेट किया यूएई के साथ, वो एक बड़ा वैलिड पॉइंट था। सर सबसे वैलिड पॉइंट वो ये था कि उन्होंने दुबई का, यूएई का मल्टीपल वीज़ा लेके अपने पास रखा हुआ था 2 मंथ्स का, और उसमें उन्होंने ये चीज़ शो करवाई कि ये वाली एयरलाइन चूँकि हमारे कंट्री से नहीं जाती, तो हम इस एयरलाइन पे ट्रैवल करके वहाँ पे जाएंगे, हम वहाँ पे स्टे करेंगे और हम अपने इस स्टे को मोर मेमोरेबल बनाएंगे, जब हम वहाँ का भी एक टूरिस्टिक कल्चर जो है ना उसको भी एंजॉय करेंगे। सर वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। अगेन वीज़ा लेना मुश्किल नहीं होता, आपने खुद वीज़ा लेना है, एम्बेसी ने आपको वीज़ा नहीं देना सर। लेकिन वीज़ा लेना उस वक्त तक मुश्किल है जब तक आपको अपने प्रॉपर ट्रैवल प्लान की समझ नहीं आती। जिस दिन आपको ये आइडिया हो जाता है कि ये वीज़ा ऑफिसर की साइकी है, मैंने कौन सा ट्रैवल प्लान दे के कैसे वीज़ा इससे लेना है, उस दिन एक आप अपना वीज़ा नहीं लेके आते, बल्कि आप जिस बंदे की भी प्रोफाइल को प्रिपेयर करते हैं, हर उस बंदे का वीज़ा स्टैंप हो जाता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।